जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 95। आज हम जो हैजिंग टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो है एक्सचेंज रेट हैजिंग थ्रू ऑप्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था एक्सचेंज रेट हैजिंग थ्रू फ्यूचर्स, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। इसके क्वेश्चन आपको दिए थे। कितने स्टूडेंट से होम असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारे क्वेश्चन हो गए, कोई एक मसला भी नहीं आया किसी जगह पे, पक्की बात है। गुड, शाबाश, बड़ी मेहनत करना शुरू हो गए, चलें अच्छी बात है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, या आप चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड या फ्यूचर का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले आए। हमारे 3 तरह के रिस्क हैं जिनको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क 3 तरह के, एक है कमोडिटी रेट रिस्क, एक है एक्सचेंज रेट रिस्क और एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इन रिस्क को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजी? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। हमने कम्युनिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट सीखी फॉरवर्ड के जरिए, फ्यूचर के जरिए, बाकी सिलेबस में शामिल नहीं टेक्निक्स। कम्युनिटी रेट के रिस्क। फिर हमने एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट की। एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स हैं वो हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मनी मार्केट हैजिंग, यानी चारों। ठीक है, हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर्स इनके बारे में स्टडी कर लिया है। हम स्टडी करेंगे अब ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस क्या है? ठीक है। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, इनका जो ऑप्शंस का वर्किंग का तरीकाकार है ये फ्यूचर से मिलता जुलता है। फ्यूचर में और ऑप्शन में सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूचर्स हैं ये भी स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में सेल परचेज हो रहे होते हैं, और जो ऑप्शंस हैं ये भी स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में सेल परचेज हो रही होगी। ये चीज है रखें। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा स्टेप था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करने वाला, वो फ्यूचर में भी होगा और वो ऑप्शन में भी होगा। ये चीज है रखिएगा। राउंडिंग ऑफ इसका मतलब है फ्यूचर में भी करते थे, राउंडिंग ऑफ इसका मतलब है हो सकता है कि ऑप्शन में भी हो। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में एक फर्क है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एक दफा कर लिया ना, तो चाहे आपकी फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको हर सूरत में पूरा करना ही करना है। यानी जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे तो आपको कभी गेन होगा कभी लॉस होगा फ्यूचर में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आपने एक दफा अगर बैंकर से कर लिया उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। फ्यूचर में ही होता है। ऑप्शंस में ये है कि आपके पास जैसा नाम से जाहिर है ऑप्शन है, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें चाहे, है ये अजीब बात, ऑप्शन है। तो मुझे ये बताइए, जब आपके सामने 2 ऑप्शन होगी तो दोनों में से डेफिनेटली एक होगी लेस फेवरेबल, एक होगी मोर फेवरेबल। आप कौन सी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? हमेशा मोर फेवरेबल को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही है, हर रैशनल पर्सन हमेशा इसी को सेलेक्ट करेगा, मोर फेवरेबल। तो मुझे बताइए, अगर ऑप्शंस में आपने बैंकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें चाहे ना करें। अगर गेन होगा तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, और अगर लॉस होगा, इसका मतलब समझ में ये बात आई कि ऑप्शंस फ्यूचर में चाहे गेन हो चाहे लॉस हो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। ऑप्शन में गेन हो तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, लॉस हो तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन में हमेशा गेन ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें चाहे ना करें। तो ड्यू डेट पे हम देखेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारी फेवर में जा रहा हुआ हम उसे पूरा करेंगे, अगर हमारी फेवर में नहीं जा रहा हुआ हम उसे पूरा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। यानी ऑप्शन में लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। लेकिन जाहिर है
आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन की प्राइस तो पे करना पड़ेगी। आपको बताया था ना कल, ऑप्शन होना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन की कुछ प्राइस होती है। ऑप्शन होना अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन की कुछ प्राइस होती है, तो वो प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहरहाल थोड़ा सा ओवरव्यू था। आइए जरा आप डिटेल में इसको सीखते हैं, ऑप्शन के जरिए से हेजिंग कैसे की जाती है। लेकिन एक चीज हमें रखिएगा, जो सब्सटेंशियली ऑप्शंस है ये फ्यूचर से मिलते जुलते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। व्हाट इज ए करेंसी ऑप्शन? करेंसी ऑप्शन क्या है? करेंसी ऑप्शन मतलब फॉरेन करेंसी ऑप्शन। ए करेंसी ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल, राइट, एग्रीमेंट नहीं, एग्री नहीं किया आपने, राइट है आपके पास, टू सेल और बाय फॉरेन करेंसी ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। यानी आपका राइट है, चाहे सेल करें चाहे ना करें, चाहे बाय करें चाहे ना करें, एट एग्रीड एक्सचेंज रेट, एक एग्रीड एक्सचेंज रेट पे। फॉरवर्ड के केस में जो एग्रीड रेट होता था उसे कहते थे फॉरवर्ड रेट, याद है? फॉरवर्ड के केस में जो एग्रीड रेट होता था वो है फॉरवर्ड रेट। यहां ऑप्शन के केस में जो एग्रीड रेट होता है ना, कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद इस रेट के ऊपर ट्रेड, इस रेट के ऊपर सेटलमेंट होगी, उस रेट को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। है कंसेप्ट वही, नाम बदला है। यानी जब हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो कोई रेट एग्री करते हैं ना, एग्रीड रेट को फॉरवर्ड के केस में हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट, और एग्रीड रेट को ऑप्शंस के केस में क्या कहते हैं? स्ट्राइक रेट या फ्यूचर के केस में फ्यूचर रेट। तो ये अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होगा एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक रेट, तो आपको समझ लग जाएगी ये कौन सा रेट है। क्या ये टुडेज स्पॉट रेट है? क्या ये मैच्योरिटी का स्पॉट रेट है? कौन सा रेट है ये? एग्रीड रेट। उसको स्ट्राइक रेट या एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। कह रहा है टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन देखें, बाय के लिए भी है, सेल के लिए भी है। जब मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे फॉरेन करेंसी बाहर से रिसीव होनी है, मैं बैंक के पास फॉरेन करेंसी लेके जाऊंगा, बैंक की टेबल पे, बैंक के सामने मैं फॉरेन करेंसी पुट करूंगा कि कॉल करूंगा? पुट का मतलब है सामने रख देना, पुट अप करना, सामने प्रेजेंट करना। पुट अप मींस प्रेजेंट करना। कॉल करना मतलब बुलाना। जब मुझे फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, मैंने फॉरेन करेंसी बैंक के सामने पुट करनी है कि कॉल करनी है? पुट करनी है। तो जब मेरी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो, ऑप्शन दो होती हैं, बाय करने की ऑप्शन भी होती है, सेल करने की भी ऑप्शन होती है। सेल करने की ऑप्शन को कहते हैं पुट ऑप्शन, बाय करने की ऑप्शन को कहते हैं कॉल ऑप्शन। तो जब मैंने फॉरेन करेंसी फ्यूचर में मुझे रिसीव होगी और मैंने बैंक को जाके सेल करनी है, सेलेक्ट करे कौन सी ऑप्शन, मैं कौन सी ऑप्शन लूं, पुट ऑप्शन के कॉल ऑप्शन? पुट ऑप्शन। और अगर फ्यूचर में मुझे फॉरेन करेंसी पे करनी है, मैंने पैसे बैंक से लेके पे करूंगा ना, तो बैगा बैंक के पास जाऊंगा तो क्या करूंगा, पुट या कॉल? फॉरेन करेंसी पुट करूंगा कि फॉरेन करेंसी कॉल करूंगा? कौन सी ऑप्शन चाहिए, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? कॉल। दोनों ऑप्शन फर्क समझ आया? ये कंसेप्ट इससे पहले फॉरवर्ड में नहीं था, फ्यूचर में नहीं था, उसमें बाय सेल का था। बाय सेल, बाय सेल, ये यहां पे क्या है? पुट। पुट का मतलब क्या है? सेल। कॉल का मतलब क्या है? बाय। ये जरा कर ले, पुट का मतलब क्या है? सेल। पुट ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन टू सेल, कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन टू बाय। शाबाश, लिख ले। पुट ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन टू सेल, कॉल ऑप्शन इज ऑप्शन टू बाय। यही कह रहा है जी, गेट पुट ऑप्शन। यानी अगर आपने फॉरेन करेंसी फ्यूचर में रिसीव करनी है तो कौन सी ऑप्शन चाहिए? पुट ऑप्शन। आप बैंक को कहते हैं, अब भाई मेरे साथ एग्रीमेंट कर, 3 महीने मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे पास ऑप्शन है क्या, मैं तुम्हारे सामने आके फॉरेन करेंसी पुट करूंगा, तुमने मुझे लोकल करेंसी देनी, लेकिन ये मेरे पास ऑप्शन है, यानी मैं चाहूं तुम्हारे सामने पुट करूं, चाहूं ना करूं, क्योंकि रास्ते में आती है एक्चुअल मार्केट, मैं एक्चुअल मार्केट से नजर मारता हूंगा,
अगर वहां पे रेट अच्छा मिला ना तो मैं उधर ही सेटलमेंट कर दूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अगर वहां पे रेट अच्छा नहीं हुआ, वहां पे मार्केट गिरी हुई, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, ये समझ रहे हैं? डन जी। तो मुझे बताइए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ऑप्शन टू बाय और सेल। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ऑप्शन कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी? पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन का क्या मतलब है? ऑप्शन टू सेल। और कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? बाय। अगर आपने 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है तो कौन सी ऑप्शन चाहिए आपको? पुट ऑप्शन। और अगर 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी पे करनी है, कौन सी ऑप्शन चाहिए? क्योंकि आप बाय करके फॉरेन करेंसी बाय करके बाहर भेजेंगे ना, तो आपको कौन सी ऑप्शन चाहिए? कॉल ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में फर्क समझ आया? आगे चलते हैं। बस कहता है बस इतनी बात बतानी थी, अब आ जाए स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज टू बी हेज? क्या हेज करना है? $20 मिलियन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी आएगी ना हमेशा यहां पे। रिसीट के पेमेंट इन 4 months टाइम थ्रू ऑप्शन। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने रिक्वायर्ड है? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? नंबर ऑफ ऑप्शंस कैलकुलेट करना है। वो कितने रिक्वायर्ड है? स्टैंडर्ड साइज से डिवाइड कर दें, टोटल फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच, और उसके बाद में राउंड ऑफ करना है। ये स्टेप तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। कहां किया? वही है। स्टैंडर्ड साइज क्वेश्चन में दिया होगा क्या उसने, कि नहीं दिया होगा? नेक्स्ट सेटअप स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सेटअप करें, स्ट्रेटजी बनाए। स्ट्रेटजी क्या होगी? बड़ा सबसे अहम डिसीजन करें, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? पुट ऑप्शन क्यों? सेल कर। देखिए पुट ऑप्शन है कितने महीनों की? 4 month की। अगर पैसे 4 महीने बाद रिसीव होने हैं तो ऑप्शन का मैच्योरिटी पीरियड भी कितना होना चाहिए? 4 महीने का या लगभग का। ये ना वो 4 महीने में आप 6 महीनों का बाय कर लें, 10 महीने का बाय कर लें, गलत स्ट्रेटजी है। ऑप्शन का मैच्योरिटी पीरियड हमारी ट्रांजैक्शन की फाइनल डेट मैच करनी चाहिए, ताकि दोनों ट्रांजैक्शन एक ही दिन हो या करीब तरीन हो तो बेहतर है। सेटअप स्ट्रेटजी क्या? सेटअप स्ट्रेटजी में यही डिसाइड करना है आपने, पुट ऑप्शन या कॉल। और एग्जाम में ये एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है आपसे। ये ना फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है और आप कहीं कॉल ऑप्शन दे दो। पहले तुम्हें गोरे से भी डॉलर रिसीव होने हैं और बैंक से भी डॉलर ले लोगे, तो इतना डॉलर करोगे क्या? तो अगर बाहर से हमें पैसे रिसीव होने हैं तो हमें बैंक के पास जाके कौन सी ऑप्शन लेनी है? पुट ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन टू बाय नहीं, ऑप्शन टू सेल लेनी है। और अगर बाहर पैसे हमने भेजने हैं तो ऑप्शन टू बाय करनी चाहिए, लेनी चाहिए, ऑप्शन टू सेल टू बाय। वो कौन सी है? कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन। और पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल। ये ज़हन में रखने, छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में छोटी छोटी बातें बाज़ ज़हन से निकल जाती हैं। छोटी छोटी बातें क्या, मेरा अपना तजर्बा है। लिखा हुआ था 3, मैं पढ़ बैठा 2, सवाल गलत हो गया। आज तक मुझे याद है गलती है। मतलब सामने लिखी हुई एग्जाम में इतने को 12 बजे होते हैं ना, पता नहीं क्या हालात होते हैं इंसान की हवाओं में, तो पता नहीं चलता। सामने 3 लिखा हुआ है, 2 नहीं, वो एक फार्मूला था, पूरा सवाल गलत हो गया था वहां पे। वो इन्फॉर्मेशन अहम थी, बहरहाल चले। तो एग्जाम में ये पुट ऑप्शन अभी आपको लग रहा है बड़ा इजी, अभी वो स्ट्रेस ही नहीं है ना, अभी लग रहा है बड़ा इजी है। बार बार कह रहे हैं सर, बस कर दें, एक दफा कह दिया क्या है? पुट ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल, कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय, काफी है। इसको एग्जाम में भी याद रखना है। फिर क्या करना है? ये साइन करना है। इसके बाद क्या करना है? 4 महीने के लिए सो जाए, फिर उठेंगे तो फिर किधर जाना है? मार्केट में देखना है। मार्केट में जाके या तो आप होंगे हैप्पी या होंगे सैड, या खुश या गम, कभी खुशी कभी खुश, या खुशी होगी या गम। अच्छा, अगर मार्केट में रेट फेवरेबल है, खुशी होगी, ठीक है। अगर मार्केट में गए
हमें पता चला हमने ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया ये हमारे लिए फेवरेबल है, हमें अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खुशी होगी कि गम होगा? खुशी होगी। तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, और यानी अगर गेन हो रहा हुआ तो, अगर गेन हो रहा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मार्केट में जाके पता चला लॉस हो रहा है तो फिर पूरा नहीं करेंगे। यानी ऑप्शन का मतलब यही है, अगर आपको गेन हो रहा है तो आप इसको एक्सरसाइज करो, पूरा करो, अगर आपको लॉस हो रहा है पूरा ना करो। यानी हमेशा गेन होगा, लॉस नहीं होगा। तो यहां पे आपने गेन कैलकुलेट करना है, लॉस तो कभी होगा ही नहीं। कैलकुलेट कैसे करेंगे गेन? नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ऑप्शंस और मल्टीप्लाइड बाय क्या? डिफरेंस ऑफ रेट। और अगर क्वेश्चन में कहे नहीं नहीं मेरे को टिक मेथड से बताओ गेन लॉस, तो क्या करना है? डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। ये भाई अब ये जिंदगी मौत का मसला बन गया हमारा। किसको नहीं 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 नहीं, अब अभी सवाल आगे पूछने लगा हूं, सवाल पूछने लगा। सवाल किसको डिवाइडेड बाय 10,000 करना है और किसको मल्टीप्लाई बाय, और कोई नहीं बोलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है। साइज ऑफ ऑप्शन को 10,000 डिवाइड करना है, शाबाश। और जो रेट डिफरेंस है वो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 10,000 को 10,000 से काट देना है, नहीं करना, अलग से सॉल्व करना है स्टेप। शाबाश शाबाश शाबाश, उसको काटना, वही काटेंगे तो फिर वो उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुए थे, वो फिर करने का फायदा क्या हुआ? तो ये जो, हाँ इनाम, शाबाश शाबाश, ये जो डिवाइडेड बाय 10,000 करते हैं ना, ये हम टिक कैलकुलेट कर रहे हैं, टिक की वैल्यू, साइज ऑफ टिक कैलकुलेट। साइज ऑफ ऑप्शन को डिवाइडेड बाय 10,000 कर ले तो क्या आ जाता है? साइज ऑफ टिक। साइज ऑफ ऑप्शन को डिवाइडेड बाय 10,000 कर ले क्या आ जाता है? साइज ऑफ टिक। ये यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। और डिफरेंस इन रेट को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या आता है भला? नंबर ऑफ टिक। और टिक वैल्यू नहीं, साइज ऑफ टिक, टिक वैल्यू ही है, साइज ऑफ टिक, टिक वो आता है नंबर ऑफ टिक। फिर से अगर क्वेश्चन में कहे मेरे को गेन कैलकुलेट करके दो टिक मेथड के जरिए से, तो क्या करना है? साइज ऑफ ऑप्शन को डिवाइड करना है 10,000 से, जवाब क्या आएगा? साइज ऑफ टिक, या उसे वैल्यू ऑफ टिक भी कहते हैं, ठीक है। और अगर जो डिफरेंस इन रेट्स है इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टिक्स। तो आपको पता है ये मैथ इतना को, थोड़ा सा भी अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको पता चलेगा गेन या लॉस वही आएगा। लेकिन अब आप उसे बता रहे होंगे टिक के जरिए से। आप आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ऑप्शंस इतने हैं, 20 हैं, साइज ऑफ जो टिक है, नंबर जो वैल्यू ऑफ टिक है वो है 50, और नंबर ऑफ टिक्स हैं 2000। ये आ गया आपका गेन। इस तरह की जो भी कैलकुलेशन होगी कर देंगे, ठीक है जी। उसको टिक वाली साइंस समझ आई? क्या है टिक वाली साइंस? डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये टिक किस लिए यूज होता है भला? गेन या लॉस कैलकुलेट कर। वो वैसे भी हो जाता है, लेकिन आई कैप ने अगर कहा ऐसे नहीं वैसे करो तो फिर वैसे करेंगे। अगर उसने आई कैप ने कहा वैसे नहीं ऐसे करो, ये फाइनेंस का एक मसला है ना। ये एक मिनिमम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है टिक, मिनिमम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। आम इंसान की जिंदगी में वक्त का सबसे मिनिमम यूनिट कौन सा है? सेकंड। नैनो सेकंड आम इंसान की जिंदगी में नहीं है, लेकिन साइंसदानों की जिंदगी में हो सकता है सेकंड का भी कोई 1000वां हिस्सा हो मिनिमम यूनिट। ऐसा ही है, वो डिपेंड करता है मकसद के ऊपर। हमारे लिए एक मिनिमम यूनिट जो होता है वो 1 रुपया है। आप नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1 रुपया, लेकिन फाइनेंस मार्केट में ना 1 रुपये का भी 100वां हिस्सा, यानी 100 रुपए का 100वां हिस्सा है 1 रुपया, 1 रुपये का भी 100वां हिस्सा कंसीडर किया जाता है, 1 पैसा। उस क्योंकि एक एक पैसा जब मल्टीप्लाई होता है ना वो लाखों की गेम बन जाती है। फाइनेंस मार्केट है ही ऐसी, ठीक है। इसीलिए उसने मिनिमम यूनिट, आम इंसान की जिंदगी में मिनिमम यूनिट होता है 1%, यानी 100वां हिस्सा।
फाइनेंस मार्केट में 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा होता है मिनिमम यूनिट, क्योंकि उनकी गेम ही सारी है पैसे पैसे के ऊपर, तो दिन रात वो चेंज होते हैं उनके प्रॉफिट लॉस। तो अगर आप नोट करें तो 100वें का 100वां हिस्सा क्या है भला? 10,000। 10,000, ठीक है। किसी चीज के 100वें हिस्से का 100वां हिस्सा क्या है? आम इंसान 100वें हिस्से तक डिसीजन मेकिंग करता है, ऐसे ही है ना परसेंटेज में। फाइनेंशियल मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो किस बेस पे डिसीजन करते हैं? 100वें हिस्से के भी 100वें हिस्से की बेस पे कैलकुलेशन, और वो भी लाखों में बन जाती है अमाउंट्स। बहरहाल चलें छोड़ें, वो 100वें का 100वां हिस्सा तो वैसे मैंने आपको बता दिया। आप सिंपल, क्योंकि 100वें का 100वां हिस्सा हमेशा 10,000वां हिस्सा होगा, तो बजाय ये कि मैं आपको कहूं कैलकुलेट करें 1% ऑफ 1%, मैंने सीधा कह दिया क्या करें, डिवाइड करें 10,000 से मल्टीप्लाई करें 10,000। ये तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है, मतलब इनके पीछे कंसेप्ट बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको जो आसान करके असूल सिखा दिया जाता है उसी के ऊपर कायम है। चलिए जी, अब क्या करना है हमने? गेन, अच्छा लॉस अगर आ गया फिर क्या करेंगे? फिर इग्नोर। क्यों? नॉर्मली तो हम फॉरवर्ड में या फ्यूचर में लॉस आता था लिखते थे, ऑप्शन में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे चाहे ना करे, अगर हमें प्रॉफिट वाला लगेगा पूरा करेंगे, अगर नहीं लगेगा नहीं करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट रिसीट, अब नेट रिसीट की कैलकुलेशन करनी है एंड इफेक्टिव रेट, और ये सारी कैलकुलेशन लोकल करेंसी में होगी। सबसे पहले क्या करना है? रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, ये किस रेट पे होगी? ये क्या है? गेन ऑन ऑप्शन। ये कहां पे होगी? ये फाइनेंशियल मार्केट में, ये फिजिकल मार्केट में होगी डील, और फिर इसके बाद ये कहां होगी? फिर इसके बाद प्रीमियम पे करना है कि नहीं करना? करना है। प्रीमियम क्या करना है? पे करना है कि नहीं करना? कल क्या याद करवाया था एंड पे जाते जाते? वो ये प्रीमियम है। प्रीमियम हर ऑप्शन के केस में, ये आपके लिए नई आइटम है, प्रीमियम आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ऊपर अगर हमने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है तो यहां पे रिसीट आएगा कि पेमेंट आएगा? क्योंकि फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होगी तो हमें उसके बदले में लोकल करेंसी से पैसे मिलेंगे। यहां पे रिसीट है, इधर गेन है, ऐड होगा लेस होगा? क्यों? रिसीट भी इनफ्लो है, गेन भी। अच्छा ऑप्शन के केस में अगर ऊपर रिसीट है और नीचे लॉस है, यहां पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। शाबाश, जो लेस कहता ना उसकी ठुकाई होनी थी। क्यों भला? लॉस तो होता ही नहीं है। शाबाश, पिक कर गए, गुड। अच्छा आप बताइए, ऊपर रिसीट है, प्रीमियम हमेशा हम पे करते हैं कि रिसीव भी करते हैं? प्रीमियम हमेशा हम क्या करेंगे? जैसे इंश्योरेंस करवाई तो प्रीमियम पे करते हैं ना, ये इंश्योरेंस प्रीमियम ही समझे, प्रीमियम पे करते हैं। ऊपर रिसीट होगा और नीचे प्रीमियम, ऐड होगा कि लेस? क्यों? हाँ ये आउट। और अगर ऊपर होगा पेमेंट, ये होगा पेमेंट, यहां पे प्रीमियम, फिर क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि पेमेंट भी आपका आउटफ्लो है और प्रीमियम जो पे करे ये भी आउट। प्रीमियम हमेशा हमने पे करना है बैंक को। ऐड लेस समझ आ गया आपको क्या है? फिर यहां टोटल आ जाएगा और नीचे इफेक्टिव रेट आ जाएगा। डन जी, ये होगी हेजिंग। समझ आई है? कुछ समझ नहीं आई? कुछ समझ नहीं आई? नहीं आई। अब क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन से। आ जाए, एक क्वेश्चन जो बुक का नहीं है अलग से है, वो आपके साथ शेयर भी कर दिया गया है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। अगर ना भी मिले, आपको ना भी मिला हो तो सामने डिस्प्ले हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्या करने लगे हैं हम? कह रहा जी हैजिंग फॉर रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी है। रिसीट की भी हैजिंग करनी आती है हमें, पेमेंट की भी हैजिंग करते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। फॉर्मेट सेम, स्टेप सारे सेम, कैलकुलेशन सेम, बस वो एडलेस का ध्यान रखना होता है रिसीट में और पेमेंट में। A Pakistani company anticipates a net cash inflow of $500,000 from its exports of textile to the United States. $5 लाख की एक्सपोर्ट से पैसे मिलने हैं। फ्यूचर में पैसे रिसीव होने हैं कि पे करने हैं?
अच्छा मिलने इसको 3 महीने बाद है, जब भी मिलने हैं 3-4, परेशान ये आज ही है। क्यों परेशान है ये? 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट गिर सकता है, गिर सकता है। इनफ्लो इज एक्सपेक्टेड इन लेट जुलाई, इनफ्लो होगा लेट जुलाई के एंड में, डॉलर मिलेगा, बट द एग्जैक्ट डेट इज अनसर्टन, जुलाई के एंड के लगभग मिलेगा, एग्जैक्ट डेट नहीं, हमें एग्जैक्ट डेट का मसला भी नहीं। ऑन मई 1 यानी मई 1 पे हम खड़े हैं और मई पूरा गया, जून गया, जुलाई के एंड पे होना, 3 महीने का फर्क है लगभग। लगभग कितना फर्क है? On May 1st to establish a floor selling price for dollars, कंपनी buys, बाय करना है, ऑप्शन बाय, क्या बाय करे? 10 पुट ऑप्शंस ऑन द डॉलर। क्या पहले मुझे बताएं स्ट्रेटजी ठीक है? क्या पुट ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे? कॉल तो नहीं होने चाहिए थे? क्या स्ट्रेटजी सही बनाई है उसने? सही बनाई है। विद ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹275 पर डॉलर, तो बताइए ये क्या रेट है? ये क्या है? एग्रीड रेट, एग्रीड रेट है। एंड एक्सपायरेशन डेट इन अगस्त, एक्सपायर कब हो रहा है? अगस्त। लेट जुलाई का मिल जाता तो अच्छा था, अगस्त का है, चलो करीब तरीन है भाई, करीब तरीन स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए कि नहीं? जुलाई वाला नहीं मिला होगा, ठीक है। हमने वैसे 500 किलोमीटर दूर जाना है, बस कौन सी वाली पे बैठे जो 500 किलोमीटर जा रही है? अब 500 किलोमीटर वाली बस नहीं है, 510 वाली है, उस पे बैठ जाए। क्यों? वो तो उस जगह पे नहीं जा रही जिस जगह पे हमने उतरना। हाँ नहीं, 510 पे उतर के वापस आ जाएंगे, ठीक है, या 490 पे उतर के 10 उधर से कोई रिक्शा पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ सही चले भाई। अगर नहीं है, परफेक्ट नहीं है चीज, तो क्लोज वाली एक्सेप्ट कर लेनी। तो होनी तो जुलाई वाली ऑप्शन चाहिए थी हमें, जुलाई एंड जुलाई वाली, लेकिन नहीं है तो क्या करें? अगस्त वाली भी ले ले, चलेगी। कुछ इंफॉर्मेशन समझ आ रही है? अच्छा यहां पे उसने क्वेश्चन को सिंपल रखा है, वरना आपको पता है कि एक्सचेंज रेट जो है ना, ये 2 तरह से होता है, बाइंग रेट अलग होता है, सेलिंग अलग होता है। अगर यहाँ पे लिखा था 275-280 ऐसे लिखा था, आप कौन से वाला रेट लेते हैं? कौन सा रेट लॉक होता? ना फैसला करना है। हमारे पास फॉरेन करेंसी आई, हम बागे बागे बैंक के पास गए, हमने बैंक को सेल करना है, बैंक ने बाय करना है, तो हमारे लिए रेलिवेंट रेट कौन सा होता? बाय 275, समझे? लेकिन यहां पे तो जिंदगी आसान है, जब 2 रेट दिए हो तो आपको पता है सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो बाइंग रेट यूज करेंगे। कौन सा रेट कैसे डिसाइड करेंगे? बाय बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। रेट किसके हिसाब से डिसाइड होगा? लेकिन यहां पे तो वो मसला ही नहीं है। एंड एन एक्सपायरी डेट, द ऑप्शन प्रीमियम ऑन दैट डेट इंक्लूडिंग ब्रोकरेज कमीशन इज ₹4.50 पर डॉलर। $1 का कितना है? 4.50। तो ये अच्छी बात है, ये उसने सारा ऑप्शन प्रीमियम वगैरह दे दिया। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट इफेक्टिव रेट इफ ऑन द एक्सपायरेशन डेट एक्सचेंज रेट इज 290 पर डॉलर, और दूसरा क्या एक्सचेंज रेट इज 260 पर डॉलर। स्टार्ट करें जी। अच्छा उसने हमें फ्यूचर का साइज नहीं बताया, ऑप्शन का साइज नहीं बताया हुआ, क्या साइज है? नंबर बताए आपके ख्याल में क्या साइज होगा? 50,000। शाबाश शाबाश, कैलकुलेट कर लिया आपने ये चीज। तो आइए जरा, व्हाट इज टू बी हेज्ड, तरतीब से लिखते हैं। व्हाट इज टू बी हेज्ड, क्या हेज करना है? रिसीट ऑफ डॉलर है जी 500,000। कैसे? इन 3-4 लिखे या लेट जुलाई लिख दे? इन लेट जुलाई थ्रू ऑप्शन
प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम, क्या सही हमने अपना मसला लिख दिया, क्या करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस या कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड वो कितने हैं, इज इक्वल टू टोटल 500,000 है डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है। ये 50,000 हमने कैलकुलेट किया है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, ये हमने खुद अलग से कैलकुलेट किया है, लेकिन हम प्रेजेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे। इज इक्वल टू 10। राउंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं, राउंड ऑफ नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर है। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेटजी क्या होगी, बाय पुट ऑप्शन या बाय कॉल ऑप्शन? पुट ऑप्शन कैसे डिसाइड किया, रिसीट है पुट ऑप्शन। स्ट्रेटजी है बाय 10 ऑप्शंस ऑफ साइज $50,000 ईच, ठीक है, एक्सपायरिंग इन अगस्त एट द रेट ऑफ, क्या रेट, किस रेट पे, 275 पर डॉलर। स्ट्रेटजी देखिए, ठीक है, बाय सेल ठीक लिखा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक लिखा है, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक लिखा है, मैच्योरिटी पीरियड ठीक लिखा है, रेट्स यानी स्ट्राइक प्राइस ठीक लिखी है। स्ट्राइक प्राइस के अलावा दूसरा नाम क्या होता था, एक्सरसाइज प्राइस। क्या एक्सरसाइज प्राइस ठीक लिखी है? कोई प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं? चले, साइन किया, सो गए। अब आ जाए अगस्त के लगभग, जुलाई के एंड या अगस्त का स्टार्ट है लगभग। अब मार्केट का रेट क्या है, 290। मार्केट का रेट क्या है, 290। तो मुझे जरा बताइए, मार्केट में मैं गया 290, मैं मार्केट में जाके सैड खुश होऊंगा कि गम होगा, मुझे खुशी होगी कि गम? मार्केट में सारे लेके जा रहे होंगे 290 और मैं एग्रीमेंट कर बैठा हूं 275 का, तो मुझे क्या होगा, गम होगा। मैं सैड हूंगा। सैड हूंगा तो क्या करना है, क्या कोई मुझे कैलकुलेट करना चाहिए यहां पे गेन या लॉस? नहीं। हाँ जी, तो मैं लिखेंगे, हम लिखेंगे नो कैलकुलेशन, नो लॉस, नो कैलकुलेशन, या यू कह लेंगे वी विल नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, वी विल नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन because this is unfavorable, because this is unfavorable। ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहले फैसला कर ले, हमें खुशी हुई थी कि गम हुआ था। गम कैसे हुआ था? मार्केट में सारे 290 लेके जा रहे हैं, हम 275 का एग्रीमेंट कर बैठे हैं, हमें क्या होगा, लॉस है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डन। यहां पे आ गया 0, गेन ऑन ऑप्शन 0 है ही नहीं, ना गेन ना लॉस। लॉस था लेकिन हमने एक्सरसाइज किया ही नहीं। चाहे तो ये लाइन एज इट इज इधर लिख दें, अगर इधर नहीं लिखते, इधर लिख दे तो ठीक है, वरना डायरेक्ट इधर भी लिख दें ये लाइन। अब हम ओपन मार्केट में फेंकेंगे ये डॉलर, अपने ओपन मार्केट में डंप करेंगे, इसको डिस्पोज करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे ओपन मार्केट में? एक्चुअल मार्केट में कितने पैसे मिलेंगे? $500 एट द रेट ऑफ 290। क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आया? 145 मिलियन। मिलियन में इतने पैसे, इतने तो मैंने सारी जिंदगी नहीं देखे। इंशाल्लाह पैसों से बेहतर है आसानियां हैं जिंदगी में, और जन्नत मिले हमें, क्योंकि पैसा टूल है ना, किस लिए? जिंदगी में आसानियां लाने का। तो अगर पैसे के बगैर आसानी आ जाए, फिर पैसा अहम कि आसानी अहम?
पैसा पैसा जनता से कोई गारंटी नहीं है, हिसाब किताब ज्यादा देना पड़ेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अब गेन या लॉस हो, ये तो हो गया नील। फिर क्या करना है? प्रीमियम ऑन ऑप्शन। क्या प्रीमियम पे करना है? अच्छा, प्रीमियम यहां पे ऐड होगा कि लेस होगा? लेस क्यों होगा? रिसीट इनफ्लो है और प्रीमियम ये हमेशा आउटफ्लो ही होगा, ये तो लेस ही होना चाहिए। और अगर पेमेंट होती तो अब बताएं प्रीमियम का क्या हिसाब है? कितना प्रीमियम है? $1 ₹4.5 पर डॉलर। तो $1 का 4.5 है, कितने डॉलर थे? 500,000। कितना प्रीमियम देना पड़ा? 2250,000। ये है जी, लेस हो गया। नेट रिसीट कितनी आई? 14275,000 14275,000। यही है जी। इफेक्टिव रेट क्या होगा? 14275,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यानी इफेक्टिव रेट क्या होगा? 14275,000 डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी 500,000। कितना आया आंसर जी? 285 कितना एग्री किया था? ये रेट आता है। कैलकुलेशन देखें ठीक ही है आपने सारी? हाँ। तो अब जरा बताइए ये किस वजह से हमारा एग्रीड रेट क्यों नहीं आया? ये अब आपने सोचना है, मैं नहीं बता रहा। मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा ये तो परफेक्ट रेट आना चाहिए था, यानी 275, ये 285.5 क्या आ गया? मैं तो हैरान हो गया, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हो गया जी। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए वो रेट नहीं आया। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, एक रीजन सही है, 50% इन्होंने बता दिया, बिल्कुल। अच्छा, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया इसलिए 275 नहीं आया, एग्रीड। लेकिन फिर अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो इफेक्टिव रेट 290 आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? प्रीमियम की वजह से। इसका मतलब ये हुआ, शॉर्टकट फार्मूला क्या हुआ? ऑप्शन के केस में इफेक्टिव रेट होगा रेट विच एवर इज हायर, रिसीट के केस में विच एवर इज हायर माइनस प्रीमियम। भाई ऐसा ही होगा ना, रिसीव करेंगे तो विच एवर इज हायर रेट लेंगे कि विच एवर इज लोअर? विच एवर इज हायर। तो एक रेट है 275, एक रेट है 290, रिसीव करना है। अच्छा भाई, मेरा सवाल तसल्ली से समझ ले, फिर जवाब देना है। जवाब जल्दी देना नहीं चाहिए होता है, सही होना चाहिए। मैंने डॉलर बेचना है क्या खरीदना है? पक्की बात है, मार्केट में जाके बेचना है। मेरा इफेक्टिव रेट क्या होगा? दो रेट है मेरे पास, एक एग्रीड रेट है, एक मार्केट का रेट है, एक बैंक वाले का रेट है। एक एग्रीड रेट है, एक मार्केट रेट है, एक स्ट्राइक रेट है एक्सरसाइज पर, एक मार्केट रेट है। कौन से वाला रेट यूज करूंगा? अगर मेरे पास ऑप्शन है दोनों में जो मर्जी यूज कर लो, कौन से वाला करूंगा? बता भाई, किस रेट पे बेचूंगा? तो चीज बेचनी है, हाई रेट पे बेचूंगा कि लोअर पे बेचूंगा? हायर पे। डॉलर बेचना है कि खरीदना है मैंने? क्योंकि मुझे गोरे से डॉलर मिला है, मैंने बेचना है। किस रेट पे बेचूंगा? 275 पे या 290 पे? 290 पे, विच एवर इज हायर। लेकिन प्रीमियम भी तो पे करना है, वो क्या होगा? लेस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 290 माइनस 4.5, क्या आंसर आया?
यार ये 485 कहाँ से आ गया है यार, खुदा का खौफ कर, सारे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी फेर दिए। 485 कहाँ से आ गया? हाँ 290 माइनस 4.5, हाँ 285.5 आया ना, 285.5 आया। किताबें बंद करें जरा, किताबें बंद कर दें। नहीं अब नहीं छोड़ना है, नहीं बात बढ़ गई है, बात बढ़ गई है। नहीं मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर जो 1 मिनट में जवाब ना दे सके वो खड़ा हो जाए अपनी सीट पे, उसे नहीं छोड़ना मैंने। पार्ट बी में इफेक्टिव रेट सारा क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर करना। टू 279.5 शाबाश, 7 तोपों की सलामी, शाबाश दे इसको। 279.5 कैसे आया भाई? और प्रीमियम पे करना है हमने कि हमने वसूल करना है प्रीमियम? क्या रेट आएगा इफेक्टिव? 270.5 कैसे आया? 260 या 270 व्हिचएवर इज हायर, और माइनस प्रीमियम 27। अब जरा कैलकुलेट करके दे, आप ही करें, आप मैंने नहीं करवाना आपको कोई सवाल, आप करें। इसी के आगे दूसरा कॉलम बना ले और ये पार्ट बी कैलकुलेट करें 260 के साथ। करे शाबाश करे, फटाफट करें, फटाफट करें, फटाफट करें। नहीं मैंने ज़बानी कलामी नहीं देखना, मैंने लिखा हुआ देखना है। ये कैसे हो सकता है, मैं कराया नहीं यहाँ पे, पहले कैसे कर ले? किधर दिखा है ये पार्ट बी? है गेन, शाबाश शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। तू सवाल कर ले, तेरी मेहरबानी। सारी क्लास सही साइड पे जा रही है, डी ट्रैक कर देता कोई बात करके। किधर है? मैंने कर, जल्दी करो, सवाल किया करो। तेरी मेहरबानी यार, कर किधर है, दिखा कर। बी पहले किया, ए बाद में किए, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। गेन की कैलकुलेशन किधर है? 500 इंटू 10 इंटू 75 इंटू 60, ठीक है। जो आप देखिए यही आता है, विच एवर इज हायर माइनस प्रीमियम, यही आता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, डन जी डन। कर लिया जी, ओके। अब मुझे बताइए टिक्स के जरिए से गेन कैलकुलेट करें, जिसमें क्लियरली मेंशन करना है वैल्यू ऑफ टिक क्या है और नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं। टिक के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्ट बी में कर ले, पार्ट बी में। पार्ट बी में गेन या लॉस है ना, ए में तो है नहीं। कैसे हो गेन या लॉस? ये टिक के जरिए से। मेरा भाई नंबर ऑफ टिक्स किधर है? नीचे लिख देते, मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन का हिस्सा है। ब्रैकेट डाल के लिख दे, अच्छा किया, लेकिन नीचे लिख दे तो उससे भी ज्यादा अच्छा। लिखे नीचे 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 क्या है?
5 साइज ऑफ टिक है, नंबर ऑफ टिक कितने हैं? 1,50,000। देखिए मल्टीप्लाई करके वही आंसर आता है, तो वही करेगा, वही आएगा। उसी को उससे मल्टीप्लाई किया, उसी से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ टिक्स कितने आ गए? नंबर ऑफ टिक्स कितने आ गए? 1,50,000। वैल्यू ऑफ टिक्स क्या है या साइज ऑफ टिक? 5। शाबाश, ये भी हो गया। कोई बात नहीं, अभी टाइम है, एक और करते हैं, एक और सवाल करते हैं। भाई कर लिया कोई स्टूडेंट जिसका भी नाम हो? पार्ट बी कर लिया? टिक्स के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट कर लिया? नहीं, टिक्स के जरिए से नहीं किया, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। आपने गेन या लॉस कैलकुलेट किया होगा, कैसे किया होगा? ये पार्ट बी की बात कर रहा हूं, पार्ट बी की। आपने किया होगा गेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 10 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कितना है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, बी के केस में वो कितना है? 275 माइनस 260, 275 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया? कितना आया कैलकुलेशन? 75। अब देखिए, अब टिक्स के जरिए से कैसे कैलकुलेट करना है हमने गेन? थ्रू टिक्स, TICK, टिक्स 10 ऐसे ही आ गया। न, ये साइज ऑफ ऑप्शन है, इससे साइज ऑफ टिक निकलेगा। कैसे? 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये क्या है हमारा? डिफरेंस इन रेट कितना है? 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से, ये क्या आया? नंबर ऑफ टिक्स। अब इसको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे, इसके आगे ये नीचे लिखना है इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 150,000। ये तीनों चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा बताओ मुझे वैल्यू ऑफ टिक क्या है, आपने कहना 5। वो पूछेगा बताओ नंबर ऑफ टिक्स कितने हैं, आपने कहना 150,000। अगर आप इसको सॉल्व ना करेंगे तो आप नंबर ऑफ टिक्स नहीं बता सकते। छोटी सी कैलकुलेशन एक स्टेप में कर देनी है। अब आगे देखेंगे मल्टीप्लाई करके, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू, आंसर वही आएगा। लेकिन आपका असल आंसर ये ऊपर वाला नहीं है, असल आंसर ये नीचे वाली है। सॉल्व करने के बाद डन जी, कोई प्रॉब्लम? चलें अब एक और क्वेश्चन कर ले जिसमें आप टिक्स के जरिए से भी कैलकुलेशन कर रहे हो हैं। ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, ये कीजिए, ये ले, ये ले, आपके पास टाइम है और आपने इसमें ना टिक के जरिए से भी गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। कर लेंगे जी? आपके पास टाइम है 5 मिनट का, बस 5 मिनट, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन, कंसेप्ट ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है। 5 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 9 होम असाइनमेंट थी, अभी कीजिए, यहाँ पे कर बैठ पॉज कीजिए। चलिए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मली आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, तीनों प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। इन 3 प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन ट्रिकी हो गया। पहली प्रॉब्लम, उसने आपको यूएसए में बिठा दिया है, उसने एज्यूम किया है कि आपकी होम कंट्री और होम कंट्री कौन सी है? यूएसए। होम करेंसी कौन सी है? डॉलर। स्टार्ट उसने कहां से कहा? यूएस कंपनी एक्सपेक्ट्स। एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा, एग्जाम में आपको हमेशा पाकिस्तान में बिठाएगा। पहला मसला, ठीक है? यहीं पे बड़ी कंफ्यूजन आ गई होगी, दोनों ही फॉरेन करेंसी है, ऐसा ही है ना? पहला मसला। तो इसमें चलें, अगर कर भी दिया उसने तो आपने क्या करना है? अपने आप को फिर थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम करना है? यूएसए में बैठे हैं और हमारी होम करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है जी, पहला मसला ये। दूसरा मसला, उसने कमीशन बताया है
3.43 यूएस सेंट्स। तो अगर आपको ये नहीं पता कि सेंट क्या है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये है। सेंट है डॉलर का 100वां हिस्सा, जैसे हम कहते हैं 1 रुपए का 100वां हिस्सा पैसा, तो यूएसए में डॉलर का 100वां हिस्सा कहलाता है सेंट। तो ये असल में 3.43 सेंट है, या दूसरे लफ्जों में यह है 0.0343 डॉलर। ठीक है, दूसरा मसला ये। तीसरा मसला इसमें यह है कि उसने ड्यू डेट, एक्सपायर, मैच्योरिटी डेट के ऊपर मार्केट का रेट नहीं दिया, जो कि एज्यूम कर लें 1.25, यानी डॉलर 1.25 पर यूरो एज्यूम कर ले। ठीक है जी, तीनों मसले हैं इस क्वेश्चन में है, एग्जाम में, या आपकी बुक में यही क्वेश्चन एज इट इज है। एग्जाम में ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन अब ये मैंने आपको बता दिए, क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आपकी यहां पे आएगा, रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी आएगा या पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी? पहले ये बताइए। हम यूएसए के सिटीजन है, ये ध्यान में रखिएगा, आरजी तौर पे। तो यहां पे अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, सारी कैलकुलेशन भी हमारी चेंज हो जाएगी 1.25 के साथ में। तो बताइए जरा, ये रिसीट का केस होगा कि पेमेंट का केस होगा? पेमेंट। यहां पे क्या लिखेंगे हम? पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, पेमेंट। और अब हमने किस रेट पे पे करना है? 1 मिलियन यूरो पे करना है। किस रेट पे? 1.25। तो ये आ गया हमारा। अच्छा, पहले ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आते हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 120। एग्जैक्ट रेट आया? नहीं जी, गुड हो गया। ये कैसे गुड हो गया? परफेक्ट आएगा रेट हमारा। तो पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट वैल्यू कितना? यानी 1 मिलियन यूरो पे करने हैं एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? मार्केट में रेट मैंने खुद बता दिया, वो क्या है? 1.25 एट द रेट ऑफ 1.25 डॉलर पर यूरो। तो कितने डॉलर पे करने हैं हमने? कितने? 1250000। यहां तक बताएं कोई प्रॉब्लम? ये 1.25 कहां से आया? तो क्वेश्चन में है ही नहीं, अज्यूम किया है। डन, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है? गेन या लॉस? अब आपने डिसाइड करना है गेन है कि लॉस है। अब देखें, मैं मार्केट में जाके देखूंगा, मार्केट में सारे लोग पे कर रहे होंगे 1.25 के लिहाज से, और मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, आई विल पे लेस। अब रिसीव मोर वाला केस नहीं है, अब क्या है? पे लेस। तो ये क्या है? पे लेस क्या है? गेन। तो क्या गेन आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। गेन कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। गेन कैसे कैलकुलेट होगा? गेन ऑन ऑप्शन, बताइए गेन। अच्छा, ये गेन ऐड होगा कि लेस होगा? क्यों? पेमेंट आउटफ्लो है, गेन इनफ्लो है, ये लेस होगा। लेस गेन ऑन ऑप्शन। वो कितना हुआ गेन ऑन ऑप्शन? 10, कितने कॉन्ट्रैक्ट से? सॉरी, 8 मल्टीप्लाइड बाय साइज कितना है? 125,000 ए का साइज, और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट, वो कितना आया? 1.25 माइनस 1.24। कैलकुलेशन मुझे बताएं समझ आई कि नहीं आई आपको? यही कैलकुलेशन ऊपर किया करते थे, ऊपर मैंने उसको अलग कर दिया है, ये नीचे कर दे। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताइए कितना आंसर आया? 10,000। 10,000 लेस हो रहा है, 10,000 हो गया लेस। अब क्या करना है?
प्रीमियम होना, ये प्रीमियम लेस होगा ऐड होगा, ऐड क्यों होगा, पिछले क्वेश्चन में तो लेस किया था। पेमेंट है, ये भी आउटफ्लो है, प्रीमियम पे करते हैं, ये भी आउटफ्लो है, आउटफ्लो आउटफ्लो ऐड होगा। तो कैसे कैलकुलेशन करनी है भैया, एक का कितना रेट है 0.0343, यही है रेट डॉलर में, $0.0343 एक यूरो का, और कितने यूरो है टोटल 1 मिलियन, कितना आ गया 34300, ऐड 34300 ऐड हो रहा है। तो नेट पेमेंट कितनी हो गई, नेट पेमेंट 1274300, और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें वो क्या आता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितना 1.2743। अब आप इसे शॉर्टकट फार्मूला से कैलकुलेट करें, क्या रेट है 1.25 और 1.24, विच एवर इज लोअर, क्योंकि अब पे करने हैं ना तो हमने लोअर वाला बेनिफिशियल हमारे लिए, विच एवर इज लोअर यानी 1.24, और फिर उसके बाद प्रीमियम क्या है, ऐड, हाँ ऐड करें 1.27, यही आया, कुछ समझ आया आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में 2-3 वो कहते जो मूवी एग्जाम क्वेश्चन में उसने नहीं टेस्ट किया, ना ही करेगा, क्लियर। तो अब कंफर्टेबल है ऑप्शंस के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूं इसका गेन या लॉस टिक के जरिए से कैलकुलेट करें, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टिक्स बता दे कितने हैं, नंबर ऑफ टिक्स बता दे टोटल कितने हैं, कितने 100, और वैल्यू ऑफ टिक क्या है 12.5, ठीक है जी। अब टिक के जरिए से भी गेन या लॉस आ गया आपको। ये क्वेश्चन घर जाके आपने ये आज वाले दो क्लास में क्वेश्चन दोनों किए, ये दोनों भी करने हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असाइनमेंट में वो नेक्स्ट 2 ऑप्शन है उसमें ए और बी, वो भी करना है। डन जी, क्लियर। चलिए, और संडे को तैयार हो जाए, संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, कितने बजे, जोहर के बाद, ठीक है जोहर के बाद होगी, ताकि सुकून से आप लोग जो है ना आराम करके आए, फ्रेश होके आए। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।